बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं निगरान सिंध काबीना आज शाम को गवर्नर में हाउस में हल्फ उठाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 10 से 12 रुकनी सिंध काबीना के अरकान से हल्फ लेंगे। सिंध निगरान काबीना में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, डॉक्टर राना हुसैन और ईशोर लाल का नाम शामिल है। यूनुस ढागा, खुदाबख्श सोमरू और दीगर शामिल हैं। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज अपडेट कीजिएगा, कौन कौन शरीक होने जा रहा है आज? जी देखिए, वो मरहला बहरहाल आ ही गया कि आज शाम को 5 बजे 10 से 12 रुकनी सिंध काबीना से हल्फ लिया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस नई निगरान काबीना से हल्फ लेंगे और काबीना के अरकान में अब तक जो नाम सामने आए हैं, क्योंकि नामों में तब्दीली होती रहती है, लेकिन आज तक जो फाइनल नाम है अभी तक हमारे सामने, वो मैं आपको आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि निगरान सिंध काबीना आज शाम गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगी और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 10 से 12 रुकनी सिंध काबीना के अरकान से हल्फ लेंगे। सिंध निगरान काबीना में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और दीगर शामिल हैं। एक बार फिर से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज अपडेट कीजिएगा करेंगे। आज हल्फ उठाई जा रही है निगरान सिंध काबीना आज शाम को 5:30 बजे गवर्नर हाउस में हल्फ उठाने जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 10 से 12 रुकनी सिंध काबीना के अरकान से हल्फ लिया जाएगा। सिंध निगरान काबीना में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, डॉक्टर राना हुसैन और ईशोर लाल का नाम शामिल है, जबकि यूनुस ढागा, खुदाबख्श सोमरू, हुमैर सोमरू, अरशद वली के नाम भी शामिल हैं। 5:30 बजे का वक्त दिया गया है, जिसमें आज शाम गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएगी निगरान सिंध काबीना और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 10 से 12 रुकनी सिंध काबीना के अरकान से आज हल्फ लेंगे और सिंध निगरान काबीना में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी शामिल हैं। डॉक्टर राना हुसैन और ईशोर लाल का नाम भी शामिल है। यूनुस ढागा, खुदाबख्श सोमरू, हुमैर सोमरू, अरशद वली के नाम भी शामिल हैं। सिंध काबीना आज शाम गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएगी और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी काबीना के अरकान से हल्फ लेंगे और सिंध निगरान काबीना में कौन कौन से लोग शामिल हैं, मज़ीद क्या रद्दोबदल हो सकता है, नामों के हवाले से भी अपडेट करेंगे। आजिज जमाली एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, सिंध काबीना की जो फहरिस्त है जिसमें जो नाम शामिल हैं उनमें साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज हुसैन शाह का नाम शामिल है, यूनुस ढागा का नाम शामिल है, खुदाबख्श मरी का नाम शामिल है, अरशद वली है, डॉक्टर राना हुसैन है, ईश्वर लाल है। उसके अलावा जो पहले नाम थे, जो नाम गर्दिश कर रहे थे, उनमें सिद्दीक मेमन है, मुबीन अहमद जुमानी है, अहमद शाह है, डॉक्टर जुनैद अहमद है, बैरिस्टर ज़मीर गुमरो का नाम है, मोहम्मद अली भुट्टो का नाम है, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड एजाज अहमद का नाम है, हबीब जुनैदी का नाम है। तो ये नाम है अब तक के जो गर्दिश कर रहे हैं। सिंध काबीना आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में हल्फ आएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी काबीना से हल्फ लेंगे। इस मौके पे सिंध के निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड बाकी भी मौजूद होंगे। सिंध की ब्यूरोक्रेसी होगी। एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है गवर्नर हाउस में, जिसमें बाकायदा सिंध की ब्यूरोक्रेसी को, सिफारतकारों को, सियासी रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में मधु किया गया है। आज जमाली हमें अपडेट कर रहे हैं। निगरान सिंध काबीना आज शाम गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 10 से 12 रुकनी सिंध काबीना के अरकान से हल्फ लेंगे। आज ये भी बताइएगा, कुछ नामों पर भी इत्तफाक होना था, मजीद नाम शामिल किए जाने थे और मजीद क्या रद्दोबदल हो सकती है 5 बजे से पहले पहले? बताया जा रहा है कि ये 10 से 12 रुकनी सिंध काबीना होगी, निगरान सिंध काबीना, जिसमें अब तक के 10 से 12 नाम आए हैं। नामों में रद्दोबदल होता रहा है। जैसे आज कुछ नए नाम सामने आए हैं। डॉक्टर साद न्याज का नाम है, खुदाबख्श मरी का नाम है, डॉक्टर राना हुसैन का नाम है, हुमैर सोमरू का नाम है। ये नाम आज सामने आए हैं। उसके अलावा जो साबिका नाम चल रहे थे, इसमें ज़मीर है, मोहम्मद अली है,
सिद्दीक मेमन है, मुमताज शाह है। ये होता ये है कि निगरान काबीना में आखिरी मरहले तक कुछ नए नाम शामिल होते हैं, नाम ड्रॉप हो जाते हैं। ये इम्कान है तो ऐसे नाम भी हों शामिल ना हो, ये भी मुमकिन है कि आखिरी मरहले में कुछ नामों किया जाए, ये इम्कान बहरहाल मौजूद रहता है। अच्छा, आज ये भी बताइएगा कि हम अक्सर देखते हैं हल्फ बर्दारी की तकरीब में कुछ लोग मिस हो जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। आज की इस हल्फ बर्दारी में ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है, हमारे ज़राए कुछ ऐसा कह रहे हैं? ये है कि वैसे तो आज सुबह 11 बजे का पहले का शेड्यूल तकरीब हल्फ बर्दारी हो, लेकिन इसी को मद्देनजर रख के फिर इसका वक्त तब्दील किया गया और शाम का बताया जा रहा है। गवर्नर हाउस से अब ये इतलात मौसूल हो चुकी है कि आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में ये तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। मीडिया को बाकायदा इसके लिए मदऊ नहीं किया गया है। अलबत्ता गवर्नर हाउस के ज़राए के मुताबिक जिस तरह निगरान वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के मौका पे काफ़ी लोगों को 100 से ज़ायद लोग शरीक हुए थे तकरीब हल्फ बर्दारी में, आज भी यही इम्कान है कि मुख्तलिफ शोबाजात के लोगों को तकरीब हल्फ बर्दारी में शामिल किया जाए और ये 50 से ज़ायद लोगों के लिए बताया जा रहा है कि उनको मदऊ किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन पर नवाजिशात की बारिश कर दी। तमाम मुलाजमीन को 7 बुनियादी तनख्वाहें इनाम के तौर पर अदा कर दी। मुराद अली शाह की हिदायत पर मुलाजमीन को बुनियादी इजाफी तनख्वाहें देने के लिए महकमा खजाना सिंध ने 20 करोड़ 91,91,91,000 रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना के पास वज़ीर आला फंड्स की रकम में सिर्फ 6 करोड़ 86,36,000 रुपए थे, लेकिन महकमा खजाना सिंध ने दीगर फंड से 14 करोड़ 5,55,000 कटौती करके रकम मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाहों की मद में अदा कर दी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान निगरान हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगा। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद चेयरमैन सेनेट ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान मजीद बेहतर से बेहतर होगा। हम सब मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत तरक्की की है। कौमों पर मुश्किल वक्त आते हैं, हालात का मिलकर मुकाबला किया जाता है। पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतों का खुश असलूबी के साथ क़याम अमल में आ चुका है। मुल्क में जमहूरियत का तसलसल बरकरार है। बलोचिस्तान के हकूक़ के लिए सेनेट में सेनेटर्स आवाज़ बुलंद करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म भी बलोचिस्तान से आए हैं। एहसासे महरूमी का आहिस्ता आहिस्ता खात्मा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के असरात सामने आने लगे हैं। अंडे भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगे हैं। होलसेल मार्केट में अंडे की कीमत 280 रुपये से बढ़ाकर 305 रुपये दर्जन हो गई है। मजीद जानते हैं, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां पेट्रोल की कीमतों की बढ़ने के असरात मार्केटों में हमने कहा था कि ये एक खदशा है कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कीमतों में इजाफा नज़र आएगा। अब जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरत यानी कि सुबह के नाश्ते के लिए जो अंडे और जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं वो उसकी कीमतों में इजाफा हो गया। जो 280 रुपये दर्जन बिकने वाले अंडे अब 300-305 रुपये दर्जन जो इस वक्त मार्केट और होलसेल के अंदर दिए जा रहे हैं। ज़रा हम दुकानदार से ही पूछते हैं कि ये क्या वजूहत बनी कि अचानक एक दिन के अंदर ही जो है वो 20 रुपए का दर्जन में इजाफा कर दिया गया, क्या वजूहत है? सर ये पेट्रोल की वजह से जो भी है सर, ये पेट्रोल की महंगी की वजह से है सर, ये समझे। क्योंकि कल तक मैंने बेचा 280 रुपए का, आज ये 305 रुपए का रेट, मैं फिर भी 300 रुपए का बेच रहा हूँ। आपको लगता है कि ये कीमतें कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी क्योंकि अभी डिमांड इतनी ज्यादा होती नहीं है? सर ये और बढ़ेंगे सर, ये हर चीज बढ़ती जा रही है। ऑयल देख लें, चीनी देख लें, आज चीनी का रेट 160 रुपए का है सर। कल मैंने 150 की बेची है, आज 160 रुपए की है। चीनी भी रखी हुई है सर। के दुकानदार साहब जो हैं वो यही कह रहे हैं कि चीज़ें अब कम कंट्रोल में नहीं आ सकती, कीमतें कम होने के बजाय ऊपर ही जाने का जो है उन्होंने भी एक अंदिया दिया है। और लगता ये है कि हुकूमत जब से गई है उसके बाद से अब जो है महंगाई की शरह में यकीनन अब इजाफा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जी अयाज राना हमें अपडेट कर रहे थे। सनतकार हो या आवाम,
बिजली के बिल देखकर सबके होश उड़ने लगे हैं। एक्सपोर्टर उफैफ सदीकी कहते हैं 1 साल में बिजली की कीमत में तारीखी इजाफा हुआ। 225 यूनिट का बिजली का बिल 10,000 रुपये आने पर गरीब का क्या होगा। दरामदी गैस की बजाय कुदरती गैस से बिजली बनाई जाए तो बिजली का रेट कम हो सकता है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए सनतकारों की जानिब से कंसर्न्स देखे जा रहे हैं। बिजली की कीमत है वो बार बार बढ़ती जा रही है। अब जो पैदावारी लागत है उससे मुसलसल बढ़ रही है। कितना इम्पैक्ट आ रहा है जानते हैं। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। बिजली की कीमतें देखें पिछले 1 साल के दौरान कितनी महंगी हो चुकी है। देखें जितना बिजली का इम्पैक्ट पिछले 1 साल में है, मेरा नहीं ख्याल आज तक कभी पाकिस्तान के बिजनेसमैनों पे कभी इतना इम्पैक्ट आया होगा, पाकिस्तान की आवाम पे कभी इतना इम्पैक्ट आया होगा। इसकी मेजर रीज़न ये है कि एक तो हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन और जो हम मेजर बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फॉरेन जो हम एलपीजी मंगवा रहे हैं उससे हो गया, या हम फर्नेस ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो हमें एफिशिएंट बिजली की यूनिट्स की तरफ जाना होगा। जो पावर जनरेशन हैं, हमें बिजली की यूज़ को भी कम करना होगा और साथ साथ हमें इसके टेरिफ को भी नीचे लाना होगा। देखें ये जो आज के दिन में 16 सेंट का जो इस वक्त पर यूनिट रेट है, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। ये किसी हाल में सस्टेनेबल नहीं है। इंडस्ट्रीज इस रेट के ऊपर नहीं चल सकती, इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएंगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बैठ चुकी हैं पिछले थोड़े अरसे में, क्योंकि मेन रीजन ये है कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके पास बिजली कंपैरेटिवली बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसकी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। हम कम से कम जो है वो यूटिलाइजेशन के ऊपर जाएं ताकि हम बिजली सेव करें, ताकि हम इंडस्ट्रीज को ज़्यादा दे सकें। आवाम के ऊपर जो इस वक्त बिजली का लोड आया हुआ है, 150-200 यूनिट के अंदर आपको 10-10, 11-11 हज़ार रुपए के जो है वो बिजली के बिल आ रहे हैं। ये गरीब आवाम के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरह वो नहीं सस्टेन कर सकते। तो ये हुकूमत को भी देखना पड़ेगा, जो नई इंटरिम हुकूमत आई है उनको भी देखना पड़ेगा कि इन चीज़ों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम इन चीज़ों को रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत बुरा हाल कर देगा पाकिस्तान का। जी, जैसे कि आपने सुना शदीद कंसर्न्स हैं और सनतकार हो या एक्सपोर्टर हो या मुकामी सनतकार हो, कंसर्न शो करें कि बिजली की कीमत 1 साल में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो पैदावारी लागत जो है वो पहुंच से दूर हो गई है। इस तेज़ी से जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे इंडस्ट्री नहीं चल सकती और यहाँ मुतालबा भी किया है कि हुकूमत ऐसी प्लानिंग करे ताकि बिजली के टैरिफ में कमी हो सके। पाकिस्तान चौक से हकानी चौक जाने वाली इशारा तबाह हो गई है। इलाका मकीनों ने झंझोड़ा तो इंतजामिया ने घेरे का ढेर लाकर सड़क पर जमा कर दिया है, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका है। शहरी दौरान सफ़र अजियत का शिकार हो रहे हैं। मजीद बताएंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद। ये पाकिस्तान चौक से हकानी चौक जाने वाला रास्ता है जिसमें 1 हफ्ता कबल जो है इंतज़ामिया की जानिब से गेड़ा रखा गया है और इसके बाद यहाँ पर गेड़ा रखकर इंतज़ामिया भूल गई है। मनसूबाबंदी ये की गई थी कि यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर रोड कारपेटिंग की जानी थी, लेकिन अब ये जो रोड कारपेटिंग करने के मराइल है वो शदीद अजियत का सबब बनते हुए शहरियों के लिए दिखाई दे रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोफ्त में मुब्तला हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं वो कई मरतबा यहाँ पर गिर जाते हैं, इनके साथ हादसात होते हैं। जबकि यहाँ पर इंतज़ामिया को भी जो है कई मरतबा इन्होंने आगाह किया है कि गेड़ा के साथ रोड डाला जाए, लेकिन नहीं डाला जा रहा। जहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई ये क्या मसले मसाइल हैं, रोड इतने ख़राब हैं? ये जो सीवरेज का मसला है, इन्होंने नई लाइन डाली है, उसकी वजह से कुछ मसले मसाइल हैं। नया रोड बनता है फिर ये बंदे उखाड़ देते हैं। रोड से पहले ये काम नहीं करते कि बंदा पहले रोड से पहले जो भी मामला है वो हल कर दे। सीवरेज हो, पानी की लाइन हो, कोई भी हो लगा दे। जैसे रोड बन गया, पहले तो रोड नहीं बनना था, ये हुकूमत की मेहरबानी है, उन्होंने रोड बना। 1 हफ्ता हो गया ये गेड़ा डाल के इन्होंने छोड़ा हुआ है, कितनी परेशानी होती है गुजरने में? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत तंग हो रहे हैं, बहुत आवाम परेशान है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं। वैसे पेट्रोल महंगा है, इधर आके हम रुक जाते हैं पेट्रोल की वजह से। क्या करें, वो हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई हल निकाले, मसला हल हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुख्तलिफ जो लोग हैं वो यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब तो महंगाई भी बढ़ गई है और उनका आधा पेट्रोल जो है वो इसी ट्रैफिक के अंदर फूंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इन्होंने मुतअद्दिद मरतबा जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, ताहम इनकी कोई किसी किस्म की भी सुनवाई नहीं होती। ताहम यही मुतालबा करते हुए शहरी दिखाई दे रहे हैं कि फौरी तौर पर यहाँ पर न सिर्फ रोड की कारपेटिंग की जाए बल्कि जो है वो यहाँ पर लोगों को रिलीफ भी दिया जाए। देखिए एम्बुलेंस एक जा रही है, ये भी एम्बुलेंस इस वक्त फंसी हुई है। ऐसी कई एम्बुलेंसेज यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरती हैं जिसके अंदर मरीज़ भी और सवार
सवार होते हैं, लेकिन उनको भी जो है वो अस्पताल पहुंचने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं। बहुत जी। ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। लियारी का गर्ल्स बॉयज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार हो गया है। स्कूल में कचरा और सीवरेज का पानी भी जमा है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदा सबा परवेज़ वहाँ पर मौजूद हैं। सबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में लियारी के इलाके में मौजूद ये गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर जो है वो इंतहाई खस्ता हालत है। स्कूल में सेवरेज का पानी, इसके साथ साथ कचरा, बिजली की लोड शेडिंग और पानी की जो है वो इंतहाई शॉर्टेज। अगर मेरे कैमरामैन इमरान आपको दिखा सकें, सामने जो है वो एक क्लास है जहाँ पर जो है वो बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो है वो बिजली नहीं है, यहाँ पर लाइट की जो है वो लोड शेडिंग है। अंधेरे में बैठ कर बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। उसके अलावा क्लासेस की जो है वो खस्ता हालत है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, छत जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। उसके अलावा उस्ताद जो है वो इसी हालत में बच्चों को तालीम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से बात करने के लिए स्कूल की जो है वो मेरे साथ जो है वो HM मौजूद हैं, कौसर साहिबा। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मुझे बताइएगा कि क्या वजूहात है और कब से है ये और आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। जी मैम, ये मसला जो पानी सेवरेज का मसला तो तकरीबन 6 माह से है। ये कि दरमियान में 1-2 मरतबा हमने स्वीपर बुलाकर उससे करवाया, थोड़ा खुश्क हो गया, लेकिन फिर दोबारा से कुछ टाइम होता है तो दोबारा उसमें कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, तो दोबारा पानी बाहर गलियों में जाने के बजाय स्कूल के अंदर से इंटर होता है। जबकि हम लोग ने स्कूल के वाशरूम इस्तेमाल करना छोड़ दिए। छोटे बच्चे जो हैं वो हमने अपने जो सेपरेट HM के टीचर्स का जो है स्टाफ का बाथरूम, वो बच्चों को हमने कहा है कि आप वो यूज़ करें। ये बाथरूम यूज़ नहीं होते। इसके बावजूद जो गली के जो हैं लाइन वो अंदर से गुजर रही है, उसका पानी सारा होके बच्चों की क्लासों के सामने से गुजरता हुआ बाहर जाता है। तो 12 हमने तो अपनी तरफ से तो खुलवाए हैं, लेकिन असल में ये कोई बहुत बड़ा मसला है। तो इसके लिए मुझे बताइएगा कि आपने हाँ मुतलका इदारों में कोई एप्लीकेशन दी, दरख्वास्त दी इस हवाले से और कोई इकदाम लिए गए? दिए हमने हमने DDO साहब, हमारे उमर लाशारी साहब, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उनके पास भी हमारी एप्लीकेशन गई हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन यहाँ पर अंजुमन है, एक बलोच अंजुमन, वहाँ हमने दिए हैं। और अब जैसे कि अभी चेयरमैन साहब आए हैं सेलेक्ट होकर, तो हमने उनसे भी कहा है कि आप भी हमारे लिए करें आके। इनको कम से कम स्कूल का यह हाल है कि इमारत तो पुरानी है, मानते हैं, लेकिन ये जो मसले हैं, मसाइल हैं, जो सफाई का फुकदान है, असल में यहाँ सफाई हो ही नहीं सकती है। झाड़ू वाड़ू तो मासी दे देती हैं, लेकिन ये कि पानी जो आ रहा होता है सारा दिन, यही इसका सिलसिला। जान से यही कहना कि एक मासी है जो पूरी बिल्डिंग को जो है वो देखती है। वॉशरूम जो है वो इंतहाई खस्ता हालत में है, जो कि अब इस्तेमाल शुदा नहीं रहे, इसलिए जो बच्चे जो है वो सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, तो वो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जो हैं वो फिर टीचर्स का एक वॉशरूम है जो सफाई साफ़ होते हैं मासी की जानिब से, तो वो एक वॉशरूम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मुतलका इदारों की जानिब से जो है वो कोई इकदाम नहीं उठाए गए एप्लीकेशन देने के बावजूद। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुरंगी मेहरान टाउन के बासी पानी, बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कहते हैं पानी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। बिजली की लोड शेडिंग ने भी जिंदगी अजीरन कर दी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा राबिल अशरफ से। राबिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के बासी बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। बिल्कुल पानी, बिजली, गैस का इलाका जो है संगीन से संगीन तर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुरंगी मेहरान टाउन में, जहाँ की आबादी को जो है पानी मैसर ही नहीं है। उनका ये कहना है कि बिजली की भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ पानी भी जो है उन्हें ख़रीदना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है, पानी कब से नहीं आ रहा? पानी तो मेरी बहन यहाँ बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल नाम नहीं है पानी का। आप ख़रीदेंगे तो टैंकर माफिया है, वो उन्हीं से आप ख़रीद सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई पानी की सूरत हाल नहीं है। लाइट जैसे आपने बताया, लोड शेडिंग भी बहुत है, कुंडा सिस्टम लाइट का है, और कोई इंसानी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। अच्छा, तो भाई ये बताइए कभी आप लोग ने यहाँ के आला हुकाम या फिर किसी को शिकायत करने की कोशिश करी कि इस बारे में आपको आगाह किया है? जी अहले मोहल्ला करते रहते हैं, लेकिन आपके सामने सूरत हाल है। अगर ऐसा एक्शन हुआ होता तो आप लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ता। तो भाई अगर जैसे कि आप लोग का नहीं आता, बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता, तो फिर आप लोग किस तरह गुजारा करते हैं? ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे पानी खरीदते हैं, और बिजली के लिए लोगों ने वो देखिए सोलर लगाए हुए हैं, जनरेटर लगाए हुए हैं, अपनी मदद आपके तहत। हुकूमत की तरफ से कोई सहूलियत मैसर नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि ये तमाम तर सहूलियात जो है यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे दो चार हैं। यहाँ पर जो है लोड शेडिंग का मसला है, साथ ही साथ पानी का भी जो है खासा मसला। उनका यही कहना है कि पानी जो है ख़रीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ साथ उनका ये कहना है कि जिनके घर में सोलर है और जनरेटर वगैरह है वो तो बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है इन लोगों के पास जो है वो चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से इनको बिजली की लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ता है, और साथ साथ पानी की भी जो है किल्लत का सामना करना पड़ता है इनको। जी
सिंध टीचर्स ट्रेनिंग अथॉरिटी नए भर्ती असातिज़ा की तादाद से बेखबर निकली है। असातिज़ा की भर्ती का रिकॉर्ड भी नहीं बनाया। हुकाम ट्रेनिंग कराने के बावजूद असातिज़ा की कुल तादाद का पता लगाने में नाकाम रही है। सिंध टीचर्स तरक्याती अथॉरिटी की गफलत पर मबनी ख़त का कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली है। ख़त में मजीद क्या लिखा गया है बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह की हुकूमत में महकमा स्कूल तालीम में 59,900 असातिज़ा की भर्तियाँ की गई, जिसमें 42,500 प्राइमरी स्कूल टीचर और 17,400 जूनियर स्कूल टीचर शामिल थे। लेकिन इस वक्त महकमा स्कूल तालीम का एक इदारा है सिंध टीचर्स ट्रेनिंग तरक्याती अथॉरिटी जो वाक़ई नवाबशाह में, उनकी जानब से 4 मराहल में इन असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाई गई। लेकिन इसके बावजूद ये अथॉरिटी जिनके अफसरान इन असातिज़ा के तादाद के हवाले से बेखबर निकले हैं, उन्होंने गफलत की दर्जे तक इंतहा कर दी है कि एक खत जो है बाज़ाब्ता तौर पर तमाम रीजनल डायरेक्टर्स और महकमा तालीम के बाला हुकाम को अरसाल किया गया, जिसमें लिखा गया है कि इस वक्त तक कितने असातिज़ा जो है ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं या कितने असातिज़ा ट्रेनिंग हासिल नहीं कर चुके हैं। इस हवाले से इनकी फहरिस्त जो है इस अथॉरिटी को अरसाल की जाए। लेकिन 4 मराहल में इन असातिज़ा की एंट्री की गई और एंट्री करने के बाद में ट्रेनिंग करने वाले असातिज़ा को गेट पास जारी किया गया। लेकिन इसके बावजूद ये अथॉरिटी इन असातिज़ा का जो है रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकी, जिसके बाद उनको ये इल्म नहीं है कि इनके पास कितने असातिज़ा ने ट्रेनिंग हासिल की है, कितने असातिज़ा ट्रेनिंग हासिल नहीं कर चुके हैं। इस वजह से HR विंग जो DG HR है, उनकी जानब से तस्दीक की गई है कि महकमा स्कूल तालीम की जानब से 59,900 असातिज़ा भर्ती की गई, जिसमें 42,500 प्राइमरी स्कूल टीचर और 17,400 जूनियर स्कूल टीचर शामिल है, जिन्होंने ट्रेनिंग तो हासिल कर ली है। लेकिन महकमा स्कूल तालीम की जो ट्रेनिंग अथॉरिटी स्टेडा है, उनकी जानब से एक बार फिर से रिकॉर्ड तलब किया गया, लेकिन उनके पास ये रिकॉर्ड मौसूल नहीं है। लेकिन इस मामले पर बाला हुकाम की जानब से कोई सख्ती को नोटिस लेकर इस मामले की तहकीकात कराने के बजाय ये स्टेडा को रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरिया, अपडेट कर रहे थे। कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की, जो कि आज गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोपहर में मज़ीद गर्मी का इम्कान बताया जा रहा है। आज शहर कायद का मौसम अबर आलूद है। आसमान पर हल्की धूप के साथ मजमूई तौर पर मौसम खुशगवार है। आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड किया गया, जबकि जनूब मगरबी सिमत से समुद्री हवा 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। शाह फैसल कॉलोनी में काम के दौरान इमारत से गिरकर मजदूर जाँ बहक हो गया। मजदूर 25 साला रमज़ान घोटकी का रिहायशी था। रमज़ान 3-4 साल से कराची में मजदूरी कर रहा था। साथी मजदूर के मुताबिक रमज़ान फजर की नमाज पढ़कर वापस घर की सीढ़ी चढ़ रहा था कि खस्ता हाल सीढ़ी से अपने गेट की तरफ बढ़ा और नीचे गिर गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन जिना अस्पताल में मौजूद हैं, मजीद अपडेट करेंगे। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊँ कि कराची में अलील सुबह शाह फैसल के इलाके 3 नंबर नफीस कबाब हाउस के करीब 3 मंजिला इमारत से मजदूर गिरकर जहाँ भाग हुआ था। उसके जो साथी थे उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि रमज़ान 25 साल उसकी उम्र थी और 3-4 साल से कराची में मजदूरी करता था और उसका जो आबाई ताल्लुक़ है वो घुड़की का जो है बताया जाता है। अलील सुबह जो है वो मजदूरी के लिए जा रहा था। 3 मंजिला इमारत थी जहाँ पर तामीराती काम का सिलसिला जारी था। उसकी जो सीढ़ियाँ थी वो खस्ता हालत थी, खस्ता हाली का शिकार थी। जब वो तीसरी मंजिल पे पहुंचा, उस खस्ता हाली की वजह से वो उसका पाँव जो है स्लिप हुआ और उसका जो सीढ़ियों का हिस्सा था वो गिरा और उसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया। जब उसको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो मज़दूरों ने शिकवा किया कि एम्बुलेंस देर से पहुंची और उसको अस्पताल मुंतकिल करने में जो है थोड़ी दुश्वारी का सामना हुआ, जिसके बायस वो अपनी जान की बाजी हार गया। मुतवफ़ी के मौत के बाद जो शाह फैसल के इलाके 3 नंबर पर जो मज़दूर बरादरी उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, सड़क को बंद किया गया और गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि एहतजाज ख़त्म हो गया और लाश को बग़ैर कानूनी कार्रवाई के उसके जो दोस्त थे वो उसकी मैयत को आबाई शहर लेकर रवाना हो चुके हैं। ताहम जो मुतवफ़ी के दोस्त थे, जो लवाहिकीन थे, उन्होंने
उसकी लाश की जो है कानूनी कार्रवाई नहीं करी और ना ही कोई जो है पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद इस वाक़े के हवाले से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि इस हवाले से भी जो है मज़ीद तहकीकात की जा रही है कि आया जो तामीराती काम का सिलसिला जारी था वो कानूनी है या गैर कानूनी। HIV एड्स का शिकार ख्वाजा सराओ का इलाज सिविल अस्पताल में शुरू कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने कानून साजी से मुतालिक सिंध हुकूमत से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद बताएंगे बिलाल अहमद। जी, HIV एड्स के शिकार ख्वाजा सिराओं का सिविल अस्पताल में इलाज मुआलजा ना होने का ये मामला है। ख्वाजा सिरा एक्टिविस्ट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि बाज़ ऐसे ख्वाजा सिरा हैं जो कि HIV एड्स का शिकार हैं और वो सिविल अस्पताल से इलाज के लिए रुजू कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया इलाज नहीं फ़राहम कर रही, जिस पर अदालत ने जो सिविल अस्पताल इंतज़ामिया है और सेक्रेटरी सेहत हैं इनको नोटिस जारी कर दिए थे और ये हुक्म दिया था कि बिला इम्तियाज़ ख्वाजा सिराओं को इलाज की तमाम तर सहूलियात फ़राहम की जाएँ। इस केस की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत अब एक अहम पेशरफ्त हुई है। सिविल अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया है कि जो भी ख्वाजा सिरा जो कि HIV एड्स का शिकार हैं वो इलाज के लिए आ रहे हैं तो SOP के तहत उनका इलाज मुआलजा किया जा रहा है। दौरान समाअत ख्वाजा सिरा जो एक्टिविस्ट हैं इस केस में उन्होंने भी ख्वाजा सिराओं का जो इलाज मुआलजा है सिविल अस्पताल में उस पर इज़हार इत्मीनान किया है। ताहम कानून साजी से मुतालिक गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने ये हुक्म जारी किया था सरकारी वकील को कि वो हुकूमत से इस सिलसिले में को जवाब लेकर अदालत में जमा कराएँ। तो आज सरकारी वकील की जानिब से एक मरतबा फिर ये मोहलत तलब की गई है। अदालत ने अब 3 हफ्ते का हुक्म दिया है, 3 हफ्ते की मोहलत दी है सरकारी वकील को कि वो सिंध हुकूमत से इस सिलसिले में जो मुतलका कानून साजी की जानी है उसका जवाब जमा कराएँ 3 हफ्ते के लिए। जी ठीक है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नेशनल अकेडमी में तरबियत पाने वाले अफसरान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब की मेज़बानी DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीज़न डॉक्टर मकसूद अहमद ने की है। बात करेंगे शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखिए फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन नेशनल अकेडमी जो कि अमेरिका में है वहाँ से तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी अफसरान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब कराची में मुनक्किद हुई, जिसकी मेज़बानी DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विस डिवीजन डॉक्टर मकसूद अहमद ने की। इस्तकबालिया की तकरीब में साबिक अमरीकी कौंसल जनरल निकोल थ्रेड और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुक्काम भी जो है शरीक थे। तकरीब के एहतमाम जो बताया जा रहा है कि तकरीब के एहतमाम 32 सीनियर अफसरान जिनमें पुलिस अफसर भी शामिल थे उनके एजाज़ में किया गया था, जिन्होंने अमरीकी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम क्वांटिको ऑफ वर्जीनिया में अपनी 10 हफ्तों की ट्रेनिंग मुकम्मल की है। साबिक अमरीकी कौंसल जनरल निकोल थ्रेड का कहना था कि इस तरबियत से जो है उनको जो है फ़ायदा हासिल होगा और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन चीज़ें होती हैं उसमें जो है मज़ीद फ़ायदे मिल सकेंगे। ऑल कराची ताजर अलायंस ने कराची चैम्बर के खिलाफ बयान की मजम्मत कर दी है। सदर ऑल कराची ताजर अलायंस आसिफ गुलफाम का कहना है कि ऐसे बयान ताजरों को तकसीम करने की कोशिशें हैं। ताजरों की आवाज़ के लिए कराची चैम्बर बड़ा प्लेटफॉर्म है। कराची चैम्बर ने हमेशा ताजरों के मसाइल हल किए हैं। ताजरों ने एहतजाज कराची चैम्बर नहीं बल्कि महंगाई के खिलाफ किया था। तो मैं जितनी मजम्मत करूँ इस मैसेज पे, जो हमें इस वक्त एक होने की ज़रूरत है, हमें एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जो कि चैम्बर है। इसमें इस तरह का मैसेज देना और ये जो एहतजाज था, हमने एहतजाज बिजली, गैस, पानी, महंगाई के ख़िलाफ़ किया था, ना कि चैम्बर के ख़िलाफ़ किया था। तो खुदारा मेरी इनसे भी गुजारिश है कि इनके अगर कोई अपने मसाइल हैं, अगर इनका अपना कोई ज़ाती मसला है तो बैठ के हल करें बजाय पब्लिक प्लेस पे आने के। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 205 पॉइंट्स की कमी हुई है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 0.43% कमी से 48,218 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 36 अरब रुपए मालियत के 92.8 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मज़ीद जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। स्टॉक मार्केट में हफ्तावार रिपोर्ट देखी जाए तो सरमायाकार मोहताब नजर आया है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 205 पॉइंट की कमी हुई है और 100 इंडेक्स जो 48,218 की सतह पे बंद हुआ है। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में 36 अरब रुपए मालियत के 92 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया है और एक हफ्ते में शेयर की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 43 अरब रुपए कमी हुई है, जिससे कम होकर 7,188 अरब रुपए रह गई है।
यहाँ पे जो रिपोर्ट में कहा गया कि निगरान हुकूमत के सेटअप पर सरमाकारी की नजरें जमी रही हैं और एक हफ्ते में देखा जाए पेट्रोल और डीजल की जो कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है तो सरमाकारों के खदशात हैं कि महंगाई की लहर बढ़ जाएगी, जिससे आगे चलकर शरह सूद में इजाफे के खदशात बढ़ गए। इन खदशात पर सरमाकारों की जान से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। अच्छा अशरफ खान, ये भी बताएगा हफ्तावार करेंसी मार्केट की रिपोर्ट भी सामने आई है, उसमें क्या क्या कहा गया है? यहाँ पे हफ्तावार करेंसी मार्केट की रिपोर्ट देखें तो दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया शदीद दबाव का शिकार रहा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर जो है ₹7.29 महंगा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर ₹288.49 से बढ़कर ₹295.78 पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में रुपए की कदर में 2.46% की कमी रिकॉर्ड की गई है और एक हफ्ते में इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर जो ₹6 महंगा हो गया, ₹302 पे पहुंच गया है और यहाँ पे देखा जाए इंटरबैंक ओपन मार्केट का फर्क जो है वो ₹6.22 तक पहुंच गया है। जबकि IMF के शर्त के तहत अगर बात की जाए तो इंटरबैंक ओपन मार्केट का जो फर्क है 1 से 1.25% होना चाहिए, लेकिन उससे फिर ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे बुनियादी वजह यह है कि जो बैरूनी कर्ज की जो अदायगी है उसके प्रेशर पर रुपये पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खेल के मैदान से खबर है, जामिया कराची के मस्कन क्रिकेट ग्राउंड में स्पोर्ट्स सोसाइटी के टूर्नामेंट का सेमीफाइनल स्पोर्ट्स सोसाइटी और UBS की टीम के दरमियान खेला जा रहा है। मजीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। जी देखिए, जामिया कराची के मस्कन गेट पे इस वक्त जो है इंट्रा-वर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है सेमीफाइनल मुकाबला जारी है और हमारे साथ टेप बॉल के वो स्टार मौजूद हैं उबैद, जो कि मुख्तलिफ बड़े टूर्नामेंट में जो है ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाते हैं। ये भी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उबैद, मुझे बताइएगा, बड़े ज़बरदस्त बड़े टूर्नामेंट में आप जो है शिरकत करते हैं और बैटिंग से जो है आपको आपके लोग जो है आपके जो फैंस हैं वो आपको पहचानते भी हैं और बड़ी तारीफ़ें भी सुनी हैं, तो क्या कहेंगे स्टूडेंट्स के तौर पर एक ये ज़बरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया? आप खुद भी यहाँ के जो है स्टूडेंट है, तो कैसा समझ रहे हैं? लड़कियों का भी टूर्नामेंट हुआ, लड़के भी खेल रहे हैं, जो आपसे जूनियर है वो आपसे क्या सीख रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि लड़के ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रिकेट की तरफ राग़िब हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों ने आए इस टूर्नामेंट को कवरेज किया और हकीकत है मज़ा आता है ऐसे टूर्नामेंट्स खेलने में, सीखने को भी मिलता है जूनियर्स को और मोटिवेशन है उनके लिए और मज़ा आता है ऐसे इवेंट खेलने में। मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो मुझसे आके अभी 2-3 लड़कों ने पूछा उबैद भाई तो ये सारी चीज़ें हमें बताएं कैसे है कैसे। मैंने उनको बताया भाई रिलैक्स रह के आप क्रिकेट खेलें, अपना गेम खेलें जो नेचुरल गेम है आपकी, और बाकी ये कि मज़ा आता है। अल्लाह का शुक्र है बड़े इवेंट्स खेले हैं कराची के, शेरवानी स्पोर्ट्स को वो है टीम से खेलता हूँ मैं, तो मज़ा आता है। और वैसे अच्छा इवेंट है, इनिशिएटिव है जूनियर्स के लिए कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और अच्छा अपना अब्दुल्ला भाई को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ये टूर्नामेंट। अच्छा, स्पोर्ट्स सोसाइटी की जानिब से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया गया जा रहा है जिसमें जो है फ़ाइनल जो लड़कियों का था वो हो चुका है, जिसमें अब जो है सेमीफाइनल का मुकाबला जारी है, दूसरा ये सेमीफाइनल खेला जा रहा है, उसके बाद जो है वो फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हौसला बुलंद हो तो मंजिल पर पहुंचना मुश्किल नहीं है। कराची की 30 साला अलिशबा डाउन सिंड्रोम की शिकार होने के बावजूद आलमी मेयार की पेंटिंग्स बनाने के साथ रेस्टोरेंट भी चला रही हैं। मज़ीद बताएंगी आयमा खान। बिल्कुल, हौसले बुलंद हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती और यही बात सच साबित कर दिखाई कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सैयदा अलिशबा अमीनुद्दीन ने, जो कि डाउन सिंड्रोम की कंडीशन के साथ पैदा तो हुई लेकिन इन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को ताकत बनाकर अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए इंटरनेशनल लेवल पर भी पजीराई हासिल की। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ अलिशबा की मदर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और जानते। जी हमें बताइएगा कि इस सफ़र में अलिशबा को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ इंक्लूजन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये 23 साल पहले की स्टोरी है, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। लेकिन वक्त के साथ साथ अब अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो नाउ माशाल्लाह शी इज़ एनेबल टू क्रिएट अवेयरनेस। आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनी पेंटिंग के ज़रिए उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदली हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो कॉन्सेप्ट था कि अगर आप डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुए हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, और इस कॉन्सेप्ट को अलिशबा ने गलत करार दिया। जी बिल्कुल, हमारे साथ अलिशबा की मदर मौजूद थी और आपने सुना इनका ये कहना था कि ये डाउन सिंड्रोम के साथ तो पैदा तो हुई थी लेकिन इन्होंने जो है इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल गलत साबित कर दिया कि आप जो है अगर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, बल्कि अलिशबा जैसे जो और भी बच्चे हैं इनका ये कहना है कि अगर अवेयरनेस हो तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी